नमस्कार मित्रों, ईवीएम के यूनिट 1 और यूनिट 2 के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है और बहुत ज़रूरी है कि हम सभी तरह के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करें, हमें एक्सपोजर मिले सभी प्रकार के क्वेश्चन का, ताकि एग्जामिनेशन में यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि आपने पहले से उस तरह का क्वेश्चन किया रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको पहले से एक्सपोजर मिले। हमने क्या किया है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने कंपाइल किया है और आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेशन के फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन को आप इस तरह लीजिए कि समझिए कि मॉक टेस्ट है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, खुद से आंसर सोचिए क्या आंसर होना चाहिए और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो जो भी समय है आप अपने हो सके तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना आंसर लिख भी सकते हैं, राइट। तो इसको एक मॉक टेस्ट की तरह दीजिए तो आपको बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फेज है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जिसके अंदर हम रॉ डेटा को अलग अलग ग्रुप या क्लासेस में डिफाइन करते हैं और उसको टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए, सबसे पहला फेज होता है कि डेटा को इकट्ठा करना, राइट, जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। तो इस स्टेज में हम अलग अलग सोर्सेज से नंबर या फिगर कलेक्ट करते हैं, ओके। और सिंपल वर्ड्स में यह रॉ डेटा को इकट्ठा करने का काम होता है। फिर दूसरा फेज कर रहा है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसका सही जवाब क्लासिफिकेशन ही है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम ग्रुप या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली डेटा को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, राइट, या तो ग्रुप में या क्लासेस में, ग्रुप या क्लासेस में डेटा को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो और एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यह स्टेप इंपॉर्टेंट होता है ताकि डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज हो और आगे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आसान हो सके। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हम उन्हें हाई, मीडियम और लो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उस डेटा को एक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन सी कर है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो एनालिसिस ऑफ डेटा वो फेज है जो क्लासिफिकेशन के बाद आता है। देखिए, इस तरह से आप कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। पहले कलेक्शन होगा, फिर क्लासिफिकेशन आएगा या टेबुलेशन आएगा और फिर आता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है कि हम फॉर्मूले और डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं ताकि हम डेटा के कुछ इंसाइट या पैटर्न निकाल सकें। तो या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे या तो हम डेटा का मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा का इंसाइट निकालना। जैसे मान लीजिए कि अब हमने स्टूडेंट के मार्क्स को टेबल में अरेंज किया है, तो एनालिसिस में हम एवरेज मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स जैसी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमने एनालिसिस में फाइंड किया उसका मतलब या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मतलब अगर हमने स्टूडेंट के मार्क्स एनालाइज किए हैं तो इंटरप्रिटेशन में हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे थी। एक बार हम समराइज कर लेते हैं फैक्ट को जो अभी हमने डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया कि 4 फेज में होता है। पहला डेटा कलेक्शन होता है, यानी डेटा हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आता है, यानी डेटा को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, टेबल में अरेंज करते हैं। और यही हमारा सही जवाब है, वही तो कर रहा है आपको। और फिर कर रहा है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी डेटा पर कैलकुलेशन अप्लाई करना। और फाइनली आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी एनालिसिस के बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि स्टैटिस्टिकल मेथड के एप्लीकेशन से रिलेटेड ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगा आपको। पहला सवाल है कि इन विच फील्ड डू स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज रेग्रेशन टेक्निक एंड टाइम सीरीज एनालिसिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फोरकास्टिंग एंड स्टॉक प्राइसिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइस। और तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर होगा स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ साफ क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेशन और डिमेरिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ट्रू। आपके सामने कुछ कथन दी गई हैं और आपको बता रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का जो डिमेरिट है या लिमिटेशन है कौन सा गलत है, नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्टैटिस्टिक्स डू नॉट डील विद इंडिविजुअल। तो देखिए क्या कर रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या लगता है सही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का काम इंडिविजुअल वैल्यू से नहीं होता या ग्रुप या एग्रीगेट पे। इसका फोकस किस पे होता है, ग्रुप पे फोकस होता है, राइट। तो मतलब अगर हम 100 लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उनके ग्रुप पर के ऊपर एनालिसिस करेंगे ना कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो वही करा ना, स्टैटिस्टिक्स डू नॉट डील विद इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन भी कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाई टू क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो अब क्या लगता है आपको स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट गलत है ना, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काम करता है मेनली क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक डेटा पे, सब ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे कह रहा है कैन बी अप्लाई टू क्वांटिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक डेटा।
तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ क्वालिटेटिव पे ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव या नॉन न्यूमेरिक डेटा पर अप्लाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो नंबर में होता ही नहीं है। जैसे गुड या बैड है तो इसका स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है, तो ये भी नहीं, ये नहीं आंसर, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज इन द लॉन्ग रन, यानी ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट जनरलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं, राइट, और वो लॉन्ग रन में अप्रॉक्सीमेट होते हैं। मतलब अगर हमने किसी प्रोडक्ट का एवरेज सेटिस्फैक्शन रेट निकाला तो वो सिर्फ एक एवरेज होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन हर इंडिविजुअल केस के लिए नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द डेटा कलेक्शन प्रोसेस कैन बी बाइस्ड अफेक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन यूजफुलनेस। तो ये भी सही बात है, डेटा कलेक्शन में बाइस आ सकती है अगर वो एक्यूरेटली करेक्ट ना किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि एक सर्वे है, एक सर्वे में कुछ लोगों ने सच बोला या डेटा गैदर करने वाले ने ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट बाइस हो सकते हैं और एक्यूरेट नहीं रहेंगे। तो हमने क्या देखा, ये भी ऑप्शन सही है। आपसे क्या पूछा गया, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है, राइट। तो हमने क्या इनमें क्या सीखा, एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल से डील नहीं करता है, ठीक है, ग्रुप या एग्रीगेट से डील करता है। स्टैटिस्टिक्स को हम क्वालिटेटिव या नॉन न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट जो है एवरेज या अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होता है, ये भी सही है। और लास्ट हमने देखा कि डेटा कलेक्शन प्रोसेस बाइस हो सकता है, ये सही है, क्योंकि बाइस का रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं होता है, राइट। तो हमने देखा इसका सही जवाब क्या है, ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वेरिएट को डिफाइन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ वेरिएट। तो आइए ऑप्शन कर रहा है कि वेरीज फ्रॉम इन वन इंडिविजुअल टू अनदर बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म। तो एट्रीब्यूट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट को, राइट। तो एट्रीब्यूट वो होते हैं जो वेरी तो करते हैं लेकिन उन्हें नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम किसी की आई कलर या ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो वेरी तो करते हैं लेकिन इनका न्यूमेरिक मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यह वेरिएट नहीं होता है, राइट। ऑप्शन बी कह रहा है कि वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन ओनली टेक अ काउंटेबल एंड यूजुअली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अब देखिए यह जो स्टेटमेंट है यह डिस्क्रीट वेरिएबल, देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल वह होते हैं जो सिर्फ काउंटेबल वैल्यू ले सकते हैं और यूजुअली फाइनाइट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास या नंबर ऑफ कार इन अ पार्किंग लॉट, तो ये वैल्यू तो वेरी करती है लेकिन यह फ्रैक्शनल या इनफाइनाइट रेंज ले सकती है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। तो अब देखिए ये वाला चीज़ जो है ये कंटिन्यूस वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल को डिफाइन करता है। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो किसी भी रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो या इंटीग्रल हो। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये वेरिएबल किसी भी रेंज में इनफाइनाइट वैल्यू ले सकती है। और ऑप्शन डी कह रहा है वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म। तो ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह वेरिएट को एक्यूरेटली डिफाइन करता है। वेरिएट का मतलब यही होता है, ठीक है। वेरिएट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है और हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप किसी कमोडिटी का प्राइस ले लिए, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस ले लीजिए, या वर्कर का वेज ले लीजिए, या स्टूडेंट का मार्क्स ले लीजिए। ये सब के सब, चाहे कमोडिटी प्राइस हो, कमोडिटी का प्राइस हो, या वेज हो, या मार्क्स हो, ये सब के सब वेरिएट हैं क्योंकि इन्हें नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इनका एनालिसिस भी पॉसिबल है, राइट। तो हमने 4 ऑप्शन को एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने एट्रीब्यूट देखा, एट्रीब्यूट एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरे इंडिविजुअल में वेरी करता है लेकिन इसको न्यूमेरिकली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं और कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल वैल्यूज़ होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक रेंज में, जैसे हाइट, वेट एक्सेट्रा। और वेरिएट का मतलब क्या होता है, जिसको आप न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकें और हर एक इंडिविजुअल में वेरी करेगा, जो कि हमारा सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चूंकि समय कम है ईवीएम का, और हमने क्या किया है कि हम एक कैप्सूल कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए। इस कैप्सूल कोर्स का मेन खासियत है कि आपको इसके अंदर वन लाइनर पीडीएफ, फॉर्मूला पीडीएफ, व्हाट टू स्टडी पीडीएफ और इस प्रकार के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, करने को मिलते हैं ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में। लगभग 100 से ऊपर क्विजेज़ हैं जिसको आप कहीं भी दे सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये मात्र आपको 150 रुपीज़ में मिल रहा है। यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं कैप्सूल कोर्स के बारे में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल जानकारी लेने के लिए, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कोर्स का लिंक भी दे रखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे सवाल पूछा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस के बारे में कौन सा कथन सही है।
चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे सर्वे हो गया या इंटरव्यू हो गया। लेकिन सेकेंडरी डेटा वो डेटा होती है जो किसी और ने पहले कलेक्ट किया होता है, जैसे बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से। तो ऑप्शन ए का स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्राइमरी डेटा इज मोर एक्यूरेट देन सेकेंडरी डेटा बट इट रिक्वायर लेस टाइम एंड एनर्जी फॉर कलेक्शन। आप बताइए, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी डेटा तो एक्यूरेट होता ही है क्योंकि हम डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम, पैसा और एनर्जी कंज्यूम करता है। यहाँ कह रहा है लेस टाइम एनर्जी, यही गलत हो गया, क्योंकि हमें डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे और फील्ड वर्क करना पड़ता है, राइट, दैट्स वाई। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है ये देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी कर रहा है कि द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर वाइल प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनपब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। हाँ, ये बताइए ये क्या कह रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा पहले ही किसी और ने कलेक्ट किया होता है और हम उसका यूज करते हैं। प्राइमरी डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है कि प्राइमरी बिकम सेकेंडरी व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग क्वेश्चनियर्स। हाँ, ये सही जवाब है। प्राइमरी डेटा जब इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट हैंड कलेक्ट करता है और वह डेटा रिकॉर्ड या सोर्स में अवेलेबल हो जाता है और वह दूसरे लोगों के लिए सेकेंडरी डेटा बन जाता है। जैसे अगर मैं किसी टॉपिक पे सर्वे करके डेटा कलेक्ट करूँ और उसे पब्लिश करूँ तो दूसरी एजेंसी के लिए वो सेकेंडरी डेटा बन सकता है। तो हमने क्या चीज़ सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, हमने एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है और ज़्यादा टाइम और एफर्ट लेता है, एक्यूरेट होता है क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। हमने देखा कि सेकेंडरी डेटा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड या सोर्सेज से मिलता है और यह टाइम और एफर्ट बचाता है, लेकिन ओरिजिनल डेटा नहीं होता है। और तीसरा हमने ये देखा कि प्राइमरी डेटा का एग्जांपल हो सकता है डायरेक्ट सर्वे और सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल हो सकता है रिसर्च रिपोर्ट या पब्लिक रिकॉर्ड। तो प्लीज़ रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल के बारे में सही है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लास इंटरवल, लेट्स सी द ऑप्शन क्या क्या कह रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज ऑफ इक्वल साइज। तो यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों क्लास इंटरवल हमेशा इक्वल साइज का नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो डेटा हो कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नॉट वर्ड जोड़ लीजिए। पहला कह रहा है क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज ऑफ इक्वल साइज, गलत है, क्योंकि क्लास इंटरवल हमेशा इक्वल नहीं होता। कई बार डेटा का रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि इंटरवल साइज सेम होंगे या वेरी करेंगे। अगर डेटा मान लीजिए वाइड स्प्रेड है या किसी रेंज में कम वैल्यू हो तो इंटरवल साइज एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। फिर कह रहा है क्लास लेंथ और क्लास विड्थ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर क्लास लिमिट फ्रॉम द अपर क्लास लिमिट, बिल्कुल सही बात है। क्लास लेंथ निकालने के लिए हम लोग यही काम करते हैं कि यूसीएल अपर क्लास लिमिट में से एलसीएल माइनस करते हैं। फिर कह रहा है कि क्लास मार्क और मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्लास मार्क निकालना है तो यूसीएल ले लीजिए और एलसीएल ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। और ऑप्शन डी कह रहा है ठीक है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है दोस्तों कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इंक्लूड बोथ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट वाइल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव क्लास। ये भी सही है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में लोअर और अपर क्लास लिमिट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटरवल आपका है 60 से लेकर 69, तो चूंकि इंक्लूसिव रहेगा जिसमें 60 भी आएगा और 69 भी आएगा। और लेकिन मान लीजिए कि एक्सक्लूसिव में मान लीजिए कि 10 से 20 है, क्लास इंटरवल है 10 से 20, ठीक है, और एक्सक्लूसिव है जिसमें आपको 20 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। हमने ये देखा कि क्लास इंटरवल हमेशा इक्वल साइज का नहीं होता है, या डेटा के स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि क्लास लेंथ या विड्थ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूसीएल माइनस एलसीएल। फिर हमने देखा कि क्लास मार्क निकालने के लिए यूसीएल प्लस एलसीएल डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, इसको क्लॉज बाउंड्री भी कहा जाता है। और फिर हमने अभी देखा कि जो हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है उसके लोअर और अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूड करते हैं, जबकि एक्सक्लूसिव वाले में, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में सिर्फ लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ये सब, ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नॉट ट्रू है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल क्या पूछा गया ये देखते हैं
तो सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है, यहाँ भी नॉट ट्रू कर लीजिए, इसको गलती से यहाँ पे छूट गया है, इसको नॉट ट्रू कर लीजिए। कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्लास बाउंड्री आर द कन्वर्टेड क्लास इंटरवल फ्रॉम द एक्सक्लूसिव टाइप टू द इंक्लूसिव टाइप। गलत है, क्योंकि क्लास बाउंड्री को कन्वर्ट करते वक्त हम इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? जो हमारा इंक्लूसिव है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, राइट, ना कि उल्टा। इसका मतलब है कि अगर क्लास इंटरवल इंक्लूसिव में दिया है तो बाउंड्री एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट की जाती है, ये बात आपको पता ही नहीं चाहिए। फिर ऑप्शन बी का है, तो ये हमने देखा कि यही गलत है। ऑप्शन बी का रहा है कि ओपन एंडेड क्लास इंटरवल है मिसिंग अपर लिमिट इन द लास्ट क्लास और लोअर लिमिट इन द फर्स्ट क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ओपन इन क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जिसमें या तो पहले इंटरवल का लोअर लिमिट मिसिंग होता है या लास्ट इंटरवल का अपर लिमिट मिसिंग होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम एज ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्लास हो सकता है? तो एक क्लास हो सकता है 60 ईयर्स एंड एबव, 60 ईयर्स एंड एबव। या एक मान लीजिए कि हम या पहला क्लास ऐसा हो सकता है कि बिलो 10 ईयर्स। क्या हो सकता है? बिलो 10 ईयर्स हो सकता है ना। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में क्या है कि आप 60 ईयर्स एंड एबव की बात करें तो उसका अपर लिमिट आपको तय नहीं है, और बिलो 10 ईयर की बात करें तो उसका लोअर लिमिट नहीं तय है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन बी भी जो है सही है। फिर ऑप्शन सी क्या कर रहा है ये देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि आपको निकालना है तो आपको क्लास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होगा। बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकालेंगे ना कि क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, दोनों का जो डिवीजन होगा वो हमें रिलेटिव बताएगा। और फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करेंगे। ऐसा फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए, एमसीक्यू कराने का यही मेन मकसद है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद होनी चाहिए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्लास के फ्रीक्वेंसी को आप क्या करेंगे? विड्थ से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एफडी मिल जाएगा। एफडी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बिल्कुल डेंसिटी ऐसे निकाला जाता है, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही ऊपर और नीचे में क्या रहेगा? बाय विड्थ रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन डी भी क्या हमारा सही है, ऑप्शन सी भी हमारा सही है, ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही है, लेकिन ए गलत है। हम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि क्लास बाउंड्री को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने देखा कि ओपन इन क्लास इंटरवल में पहले या लास्ट क्लास का लोअर या अपर लिमिट मिसिंग होता है, राइट। फिर हमने देखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी और क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात हमने ये देखा कि आपको यदि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास से डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। अब देखिए आपके सामने ना एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ये वाला जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का और ये क्लास इंटरवल का कॉलम है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बनाना है एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी CFD बनाना है, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप। आइए दोस्तों एक करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पहले हम लोग लेस देन टाइप बनाते हैं। तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वक्त आपको ध्यान रखना है कि पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और अगले इंटरवल में पिछले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। जैसे आपने 10 से 20 लिखा, तो 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है। फिर आपने 20 से 30 लिखा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो ये 4 + 7 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर आपने 30 से 40 लिखा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 12 + 11 यानी 23। और फिर लास्टली आपने 40 से 50 लिखा, तो इसमें 5 है, 5 + 23 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्रेटर देन बता देता हूँ। देखिए, ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि हम लोग सबसे लास्ट इंटरवल के फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे लास्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो क्या होगा? तो देखते हैं करके। देखिए 40 से 50 से शुरू करते हैं, कितना है? 5 है। फिर हम लोग क्या देखेंगे? 30 से 40, तो 30 से 40 में कितना है? 12 + 5 यानी 17। फिर हमारा 20 से 30, 20 से 30 में कितना है? 7 है, तो 7 + 17 कितना हो जाएगा? 24। और फाइनली हमारा 10 से 20, तो 10 से 20 में क्या हो जाएगा? 24 + 4 यानी कि 28, राइट। तो अब जरा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि 28, 24, 12, 0, गलत है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि 4, 10, 23, 28, 4, 11, 23, 28, ये सही, ये वाला पार्ट सही है। लेकिन ये जो पार्ट कह रहा है कि 24, 23, 11, 15, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, राइट। फिर सी देखते हैं, सी क्या कर रहा है? 4, 11, 23, 28, 4, 11, 23, 28, लेकिन ये कह रहा है कि 28,
24 17, हाँ ये देखिए 28 24 17 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो देखिएगा कि हमको यदि दो तरह का चीज़ होता है, या तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ना, तो यदि लेस देन है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगले इंटरवल में ऐड करना होता है, और ग्रेटर देन है तो क्युमुलेटिव में पीछे के इंटरवल में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लेस देन है कि ग्रेटर देन है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच कैसा होगा। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये जो आपका टेबल है ना, जिसमें एक कॉलम में क्लास इंटरवल है, एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। आइए निकालते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल है। तो कुछ नहीं लिखा रहा तो लेस देन टाइप ही यूज करेंगे। तो 8 है, फिर 50 से लेकर 70 में कितना हो जाएगा, 8 + 12 यानी कि 20 हो जाएगा। फिर 70 से लेकर 90 में कितना हो जाएगा, 20 + 16 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फाइनली 90 से लेकर 110 में कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है यानी 6 + 36 यानी कि 42। फिर 110 से लेकर 130 में कितना हो जाएगा, 42 प्लस यहाँ पे आप देखिए 10 है यानी कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो ये 52 हो गया। और फाइनली हमारा जो 130 से लेकर 150 है, उसे 52 + 14 कर लेंगे यानी हो जाएगा 66। ये बातें क्लियर है आपको। तो हमने इस प्रकार से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, 8 20 36 42 52 और 66, ये सही है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बताइए। तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्लास का आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए 12 फ्रीक्वेंसी से। तो 12 फ्रीक्वेंसी आपने सबको जोड़ा है, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो 8 / 66 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। इसका कितना निकलेगा, 12 / 66। इसका कितना मिलेगा, 16 / 66। नेक्स्ट, एट बाई 66 होगा पहला क्लास इंटरवल का। राइट, जैसे इसका आपने निकाला, इसका निकलेगा 8/66, इसका आपने निकाला 12/66, फिर इसका निकलेगा 16/66, 6/66, 10/66 एंड फाइनली 14/66। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो देखिए आपके सामने कुछ वर्कर के डेटा दिए हुए हैं। राइट, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास कुछ वर्कर की सैलरी दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2300, 2400, 2500, 2100। ठीक है, और डिज़ाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, तो क्लास विड्थ क्या होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर हमें एक 10 क्लास इंटरवल चाहिए तो क्लास विड्थ क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आप डेटा के रेंज को निकालिए। पहला स्टेप आपको ये होता है, जब भी आपको डेटा दिया जाना है इस प्रकार का, तो आप पहले रेंज को निकालिए। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा का रेंज कैलकुलेट करेंगे। डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, पहले इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका, 3000 है, और कुछ तो है नहीं। तो हाईएस्ट वैल्यू है 3000, और लोएस्ट वैल्यू कितना है, तो हाईएस्ट वैल्यू 3000 है। और लोएस्ट वैल्यू में देखें तो लोएस्ट वैल्यू में आपको मिलेगा क्या, 2000। राइट, तो रेंज निकालने बहुत सिंपल है, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 1000 जो होगा वो हमारा रेंज होगा, जो कि सब कैटेगरी में रेंज कितना निकला, 1000 निकला। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, क्लास विड्थ पूछा गया है। क्लास विड्थ यानी CW। CW का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो रेंज कितना है यहाँ पे, रेंज है 1000 और नंबर ऑफ क्लास कितना है, ज़रा नंबर ऑफ क्लास जोड़ सकते हैं क्या। तो देखिए 10 इंटरवल चाहिए, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बोलेंगे, नंबर ऑफ CI बोलते हैं। राइट, तो इस केस में रेंज है 1000 और हमें 10 इंटरवल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
इसका मतलब है हमारी क्लास विड्थ है 100। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखिए, पहला कह रहा है 100, हाँ सही है, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला हमने देखा क्लास विड्थ था, क्लास विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ले लीजिए और उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पीसीसी से। क्लास विड्थ कैसे निकलता है आपने देख लिया, रेंज कैसे निकलता है आपने देख लिया। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सैम्पलिंग से है। तो सैम्पलिंग में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज होता है जब आइटम को सेलेक्ट करते वक्त पर्सनल नॉलेज या ओपिनियन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अब आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अपने पर्सनल और नॉलेज और ओपिनियन के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला कर रहा है रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें पॉपुलेशन के हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है। ठीक है, तो रैंडम मतलब क्या होता है, इक्वल चांस, हर आइटम का इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, तो कोई पर्सनल ओपिनियन या जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर बी का रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ब्रॉडर टर्म है जो रैंडम सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड को कवर करता है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ब्रॉड टर्म है और इस मेथड में हर एलिमेंट का सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी नोन होता है और पर्सनल जजमेंट यूज नहीं होते। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आपसे पूछा गया किसे पर्सनल जजमेंट यूज होता है। फिर कह रहा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर अपने पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ करता है आइटम को सेलेक्ट करने के लिए बिना रैंडम प्रोसेस के। तो यही वह मेथड है जिसके जो क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। फिर कर रहा है पायलट सैम्पलिंग। तो पायलट सैम्पलिंग एक ट्रायल स्टडी होता है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी को रिफाइन करने में हेल्प करता है। इसमें हम स्मॉलर सैंपल पे पहले स्टडी कंडक्ट करते हैं ताकि मेन स्टडी से पहले मेथोडोलॉजी चेक कर सकें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लें। रैंडम सैम्पलिंग में क्या बताया आपको कि सबको इक्वल चांस मिलता है, पर्सनल जजमेंट बिल्कुल नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या बताया कि यहाँ पे रैंडम मेथड को ब्रॉडर टर्म्स है जिसमें प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या बताया कि सैम्पलिंग नॉलेज और जजमेंट पे बेस्ड सिलेक्शन होता है। पायलट सैम्पलिंग में क्या बताया कि यह एक ट्रायल रन है मेथोडोलॉजी को टेस्ट करने का। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, पायलट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग एक्सेट्रा। सही जवाब क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 में देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सैम्पलिंग टाइप इंश्योर करता है कि हर सैंपल का इक्वल प्रोबेबिलिटी और सेलेक्ट होने का और पॉपुलेशन के हर आइटम को इंक्लूड होने का चांस मिलता है। वही कह रहा है ना। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग गलत है क्योंकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो सैंपल होते हैं वो पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर। इसका मतलब है कि हर सैंपल या पॉपुलेशन आइटम को इक्वल चांस नहीं मिलता। यह मेथड बायस इंट्रोड्यूस कर सकता है और क्वेश्चन में हम इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन तो गलत है। अगला कर रहा है जजमेंट सैम्पलिंग। तो देखिए, जजमेंट सैम्पलिंग भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ही एक टाइप है जिसमें रिसर्चर अपने ओपिनियन और नॉलेज के बेसिस पर आइटम को सेलेक्ट करता है। तो यह मेथड भी बायस्ड हो सकता है और इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि ऑप्शन सी क्या कर रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हर पॉसिबल सैंपल को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलता है सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन के हर आइटम को भी इंक्लूड होने का चांस होता है जो भी इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या बताया कि हर पॉसिबल सैंपल को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलता है सेलेक्ट होने का, मतलब पॉपुलेशन का हर आइटम को भी इंक्लूड होने का चांस होता है जो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो यह मेथड इंश्योर करता है कि सैंपल पॉपुलेशन का एक अनबायस्ड रिप्रेजेंटेटिव हो। तो यही नहीं कर रहा है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी कर रहा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आइटम को एक ऑर्डर लिस्ट के रेगुलर इंटरवल पर सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हर एक 5th या हर एक 10th आइटम। तो ऑल्दो ये रैंडम सैम्पलिंग का एक टाइप है, लेकिन अगर पॉपुलेशन लिस्ट में कोई पैटर्न हो या कोई मेथड बायस्ड हो सकता है और इसमें हर पॉसिबल सैंपल का इक्वल प्रोबेबिलिटी होने की गारंटी देता हूँ।
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इस मेथड में हर सैंपल का इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलता है सेलेक्ट होने का। तो चलिए कुछ की पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि जो नॉन रैंडम है और जजमेंट सैम्पलिंग है, यह मेथड बायस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या बताया कि यह मेथड हर सैंपल और पॉपुलेशन को इक्वल चांस देता है सेलेक्ट होने का। फिर हमने बताया ऑगमेंटेड के बारे में। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हमने क्या देखा कि रेगुलर इंटरवल पे सिलेक्शन होता है जो बायस इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर पॉपुलेशन रिप्लाई में पॉसिबल ना हो तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए, तो ये चारों सैम्पलिंग का टाइप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो सवाल है कि विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग एंश्योर दैट ईच पॉसिबल सैंपल हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आइए डिस्कस करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि अगर एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं और हमें रैंडमली चूज करके उनमें से 10 एम्प्लॉय को इंटरव्यू लेना है, तो कौन सा मेथड यूज करके हम रैंडम सैम्पलिंग ले सकते हैं? तो 100 एम्प्लॉय है, उसमें से 10 को आपको चूज करना है, इसमें से कौन सा मेथड को यूज कर सकते हैं रैंडम सैंपल को निकालने के लिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राइटिंग नेम ऑफ द स्लिप ऑफ द पेपर, मिक्सिंग दैम इन अ बॉक्स एंड ड्रॉ 10 स्लिप एट अ रैंडम। इस मेथड हम एम्प्लॉय के नाम स्लिप पे लिखते हैं, स्लिप को मिक्स करते हैं और बॉक्स में रैंडम 10 सैंपल निकालते हैं। इस मेथड को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉय को इक्वल चांस मिले सेलेक्ट होने का। क्योंकि तो ऑप्शन ए जो कर रहा है कि राइटिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो यह मेथड कैसा है? इस मेथड को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। यह इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉय को इक्वल चांस मिले, राइट। तो यह एक वैलिड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉय कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज नंबर। यानी कह रहा है कि इस मेथड में हम कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उन नंबर के बेसिस पर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं। यह मेथड भी रैंडम और अनबाइस्ड है, क्योंकि कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करता है बिना किसी पैटर्न के। इस मेथड में भी हर एम्प्लॉय को सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो यह भी एक वैलिड मेथड है। फिर सी कर है यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द डिजिट इन द टेबल। यानी ये कहता है कि टेबल का यूज़ करके भी हम रैंडम सैम्पलिंग ले सकते हैं। इस टेबल में रैंडम नंबर होते हैं जो हम एम्प्लॉय के साथ लिंक कर सकते हैं। यह भी इंश्योर करता है कि सिलेक्शन रैंडम और हर एम्प्लॉय जो है फिर ऑप्शन D4 क्या कर रहा है? ऑल ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट रैंडम सैंपल। यस, करेक्ट। तो देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तीनों मेथड हर के से एम्प्लॉय को इक्वल चांस मिलता है। तो देखिए, राइटिंग ऑन अ स्लिप एंड ड्राइंग, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। कंप्यूटर प्रोग्राम रैंडम नंबर जनरेशन का सलेक्शन करता है। राइटिंग रैंडम डिजिट टेबल, तो टेबल के नंबर से रैंडम एम्प्लॉय चूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे सही है जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। एक रिसर्चर है, बहुत सा सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रिसर्चर के सैम्पलिंग मेथड का चॉइस पर बेस्ड है जो हर 20th स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहता है। चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक रिसर्चर है जो कि 20th स्टूडेंट को कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू लेना चाहता है, मतलब 20th स्टूडेंट को, हर एक 20th स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना चाहता है, ठीक है। तो सवाल है कि इसके लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज किया जा सकता है? ऑप्शन है सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक एंड लास्ट का है क्लस्टर। तो ऑप्शन ए का है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन में किसी भी एलिमेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है जिसमें सभी एलिमेंट का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। लेकिन इस मेथड में 20th स्टूडेंट को सेलेक्ट करने की गारंटी नहीं होती है, मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। फिर कह रहा है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप या स्ट्रेटा में डिफाइन किया जाता है। किस में डिफाइन किया जाता है? स्ट्रेटा में, राइट, इसलिए नाम पड़ा है। और हर स्ट्रेटा में सब कुछ एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। यह भी हर 20th स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो यह भी एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है बता सकते हैं? देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में एलिमेंट को एक फिक्स इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हर एक 20th स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो रिसर्चर पहले रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकता है और फिर 20th स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकता है। यह मेथड एक्जैक्टली इस रिक्वायरमेंट से को मीट करता है। तो सही जवाब है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ऑप्शन डी का रहा है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो देखिए, क्लस्टर सैंपल में पॉपुलेशन को क्लस्टर और इन ग्रुप डिवाइड किया जाता है और फिर कुछ क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करके उसमें से
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को क्लस्टर या ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर कुछ क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करके उन क्लस्टर के सभी मेंबर को सैंपल में इंक्लूड किया जाता है। यह भी हर 20 स्टूडेंट को इंडिविजुअली सेलेक्ट करने के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो पहले क्लस्टर में डिफाइन किया और फिर क्लस्टर से सभी मेंबर को सैंपल में इंक्लूड किया जाता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो याद रखिएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मेथड एक फिक्स इंटरवल पर सिलेक्शन करना है, जो कि इस केस में वैलिड है। अब तो हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर ले मेन पॉइंट को। हमने क्या देखा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन होता है बिना स्पेसिफिक इंटरवल के। फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करके होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में फिक्स इंटरवल पे सिलेक्शन होता है, जैसे कि हर एक 200 स्टूडेंट। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन क्लस्टर जो है डिवाइड करके क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपके सामने कि मार्केट रिसर्च के रिगार्डिंग सवाल है। तो सवाल है कि एक मार्केट रिसर्च टीम को एक बड़े शहर में एवरेज टीवी सेट पर हाउस होल्ड डिटरमाइन करना है। इसके लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड बेस्ट होगा? पहला कह रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का हर एलिमेंट को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, लेकिन इस केस में शहर बहुत बड़ा है तो रैंडमली हर हाउस होल्ड को सेलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है। तो यह ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हर nth आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हर 5th आइटम, हर 10th आइटम, लेकिन यह मेथड शहर के स्पेसिफिक क्लस्टर या ब्लॉक का ध्यान नहीं देता, जो कि इस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी कह रहा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन को स्पेसिफिक स्टेटा में डिवाइड किया जाता है और जो इंटरनली सिमिलर होते हैं, और फिर हर स्टेटा में से कुछ सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने शहर के ओवरऑल एवरेज का एस्टिमेट करना है, स्पेसिफिक ग्रुप का नहीं, इसलिए ये गलत है। क्लस्टर सैम्पलिंग, तो क्लस्टर सैम्पलिंग यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमने पॉपुलेशन को क्लस्टर या ब्लॉक में डिवाइड किया है। तो जो हमारा पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन है, उसको हमने किस में डिवाइड किया? क्लस्टर में डिवाइड किया। क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं उसको, या ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। तो शहर को ब्लॉक में डिवाइड करके कुछ ब्लॉक को रैंडमली सेलेक्ट किए जा सकते हैं और फिर सेलेक्टेड ब्लॉक को हर हाउस होल्ड के सर्वे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग का पार्ट है। तो यह मेथड टाइम और रिसोर्स बचाता है और हमें शहर को ओवरऑल एस्टिमेट करता है। तो यह जवाब है, सही जवाब है क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिना क्लस्टर के रैंडम सेलेक्शन हो तो यहाँ फिजिबल नहीं है। फिर कह रहा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक nth एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्पेसिफिक ग्रुप में, सर्टिफाइड सैम्पलिंग में क्या बताया कि स्पेसिफिक ग्रुप में एक से सैंपल सेलेक्ट करना, जो कि इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या बताया कि पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करके सेलेक्टेड ब्लॉक को सर्वे करना। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ये हैं सैम्पलिंग्स हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट रिसर्च के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में 5 यंग बॉय हैं। कौन कौन यंग बॉय हैं? ABCD, ठीक है। और इनका हाइट दिया गया है, देख सकते हैं इन सब का हाइट दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि हम तीन का सैंपल साइज लेकर सैंपल बनाते हैं, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल साइज। पहला कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट का मतलब है कि बॉयज़ के इंडिविजुअल हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन में है, लेकिन यहाँ हमें सैंपल ले रहे हैं और उनके एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल साइज। तो ये कह रहा है कि हम सैंपल के साइज में वेरिएशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सैंपल साइज फिक्स है, जो कि इस केस में 3 है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम मल्टीपल सैंपल लेते हैं और उनका मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उन सैंपल मीन को डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ भी हम साइज 3 का सैंपल ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो परसेंटेज में कॉम्प्रीहेंड हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? सी सही है। तो हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन के ओरिजिनल हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल साइज भी नहीं है, सैंपल साइज फिक्स होता है।
यह भी सही नहीं है। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, अलग अलग सैंपल का मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है जो कि स्पेसिफिक जवाब मिलता है। तो ऑप्शन सी भी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज कॉल्ड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत काम का सवाल है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन में मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। देखिए, जब हम सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कहलाता है। यह मेजर करता है कि अलग अलग सैंपल का मीन कितने वेरी कर रहे हैं ड्यू टू चांस एरर। तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि यह पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, न कि सैंपल मीन का। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल का वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, न कि सैंपल मीन का। फिर ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि सैंपल एरर, सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर वो डिफरेंस होता है जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच होता है, लेकिन यह स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम नहीं है। ऑप्शन डी का है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो यह एक अलग ही कंसेप्ट है जो सैंपल प्रोपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, न कि सैंपल मीन से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। एक बार क्विकली रिकैप कर लें। देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन या सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही जवाब है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, न कि सैंपल मीन का। यहाँ पे मैं क्या पूछा गया? सैंपल मीन पूछा गया है। सैंपलिंग एरर या सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोपोर्शन, तो यह सैंपल प्रोपोर्शन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी सही होल्ड करता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। देखिए, यह इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज द सैम्पल मीन जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगा पॉपुलेशन मीन को। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एरर, राइट। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन सिग्मा से सिग्मा के बराबर होगा, लेकिन ये कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सिग्मा। ठीक है, आपको पता है ना ये कैसे निकालते हैं? तो डिक्रीज सैंपल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर तो ये सही है। फिर कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये भी सही है। ठीक है, तो जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर सी बी गलत है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब सिग्मा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं सिग्मा? सिग्मा एक्स बार जब आप निकालते हैं, मैं यहाँ फिर से इरेज करता हूँ। देखिए, सिग्मा एक्स बार जो निकालते हैं वो क्या है? सिग्मा अपॉन रूट निकालते हैं ना। ये सिग्मा एक्स बार क्या है? सिग्मा एक्स बार है आपका जो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन है, और सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का मीन है। दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड करते हैं तभी तो मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ पे ए एन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी में क्या कर रहा है? क्वेश्चन को समझिए। 20 में आपसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है कि सपोज वी हैव अ सैम्पल मीन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ नोन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास सैम्पल मीन ऑफ वेरिएबल है, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि सैम्पल मीन एक सर्टेन रेंज के अंदर फॉल करे। तो ये रेंज है, इसके अंदर जो है हमारा सैम्पल का मीन फॉल करे, और प्रोबेबिलिटी जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के साथ जो एसोसिएटेड है वो टेबल में अवेलेबल है। तो करेक्ट अप्रोच क्या है प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द लार्ज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द स्मॉल प्रोबेबिलिटी, नहीं। ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं। कन्वर्ट द सैम्पल मीन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, हाँ यस दिस इज करेक्ट। आपको करना क्या है कि जो सैम्पल मीन है जिसको x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो उसका वो क्या करना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो ये जेड जो होता है ना, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं, और फिर टेबल के माध्यम से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो ये बातें समझ में आई। अब उसके बाद क्या अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल आर ड्रॉन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट हैपेंस टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। बताइए क्या होगा।
तो इसका देखिए सही जवाब है ऑप्शन क्या कर रहा है कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बिकम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकम स्क्यूड। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चाहे पॉपुलेशन जिससे सैंपल को ड्रॉ किया गया वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, जो मीन होता है वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, यानी कि म्यू होता है ना, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, मतलब ये हमेशा होल्ड होगा, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि सैंपल मीन ऑन एन एवरेज, सैंपल मीन में हम एक अनवाइज एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन मीन का। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन का वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, लेकिन पॉपुलेशन जो है जब पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल साइज के शेप पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? व्हाट डज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज? बहुत अच्छा सवाल है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो पहला कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द पॉपुलेशन मीन एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज, ऑप्शन ए कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है द सैम्पल साइज मस्ट बी एटलीस्ट 30 फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन टू अप्रोच नॉर्मल। तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन जो है ना, हाँ 30 से मस्ट बी एटलीस्ट 30, तो ये 30 वाला जो अप्रॉक्सीमेशन है जिस सैम्पल मीन को रिलायबल स्टेटमेंट, ये भी सही है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, और विद द लार्जर सैम्पल साइज, जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज बढ़ता है तो क्या होता है कि सैम्पल मीन जो है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाता है, एवन इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो है ना रूल ऑफ थंब है, एन ग्रेटर देन 30 रूल ऑफ थंब है। और CLT क्या कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ता है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि द CLT अलाउज टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन सैम्पल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेज। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर होता है हमारा सिग्मा एक्स बार, वो होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, एन बढ़ेगा तो सिग्मा एक्स बार क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है इंक्रीजेज, ये तो गलत है, रिमेन कांस्टेंट मिलेगी, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। सैम्पल साइज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, घटेगा। अच्छा अब एक केस है जहाँ पे हम एक फाइनाइट पॉपुलेशन है बिना रिप्लेसमेंट का सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए? अब इसी देखिए जब फाइनाइट पॉपुलेशन आता है ना तो आपको एक फाइनाइट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? सिग्मा अपॉन रूट एन को, राइट, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कथन जो है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर के बारे में सही है? यूजिंग द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डेटा। हाँ। द सैम्पलिंग फ्रैक्शन रेफर टू द फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल साइज कंटेन इन द पॉपुलेशन, ये भी सही है, राइट। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके फाइनाइट, अच्छा एक मिनट, हम इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 25 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे चीज़ देखिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि यूजिंग द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो ये कह रहा है कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन में, यह सही नहीं है। देखिए फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का मिनिमल इफेक्ट होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, इट हैज़ अ मिनिमल इफेक्ट ऑन द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रैक्शन। अब देखिए ये कहता है एक होता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, और कहता है कि जब सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है ना स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन यदि आपका 0.05 से कम हो तो इफेक्ट जो होता है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का वो इतना कम होता है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन एक गलत है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का, बहुत इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट हो, कम ही इफेक्ट होता है। फिर कह रहा है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन रेफर टू द फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल साइज कंटेन इन द पॉपुलेशन, मतलब एन स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, राइट, ये डेफिनेशन है, राइट। तो उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज लार्ज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन इज टू द स्टैंडर्ड ऑफ द मीन फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन।
तो जब लार्ज सैम्पलिंग फ्रैक्शन होता है, इसलिए स्टैंडर्ड एरर जो मीन का होता है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के क्लोज हो जाता है। लेकिन रियलिटी में अपोजिट सही है, जब सैम्पलिंग फ्रैक्शन लार्ज होगा ना तो मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर और सैम्पलिंग फ्रैक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन रिगार्डिंग सैम्पल साइज एंड सैम्पल प्रिसीजन। तो देखिए क्या सवाल है कि पहला ऑप्शन कर रहा है इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन स्टैंडर्ड एरर। क्या लगता है? ऑप्शन ए कहता है कि अगर हम सैम्पल साइज बढ़ाते हैं तो स्टैंडर्ड एरर भी प्रोपोर्शनली डिक्रीज होता है। यह बात हमेशा सही नहीं है। हाँ, सैम्पल साइज बढ़ाने से स्टैंडर्ड एरर कम होता है, लेकिन वह प्रोपोर्शनेट या डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होगा, तो ये गलत है। द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज शुड बी केयरफुली इवैल्यूएटेड इन रिलेशन टू द ऑप्टेन डिक्रीज इन स्टैंडर्ड एरर। तो बिल्कुल एक सेंसिबल पॉइंट रेज करता है ये ऑप्शन। यह कहता है कि सैम्पल साइज बढ़ाने का जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज इन स्टैंडर्ड एरर से रिलेशन में इवैल्यूएट करना चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस में ये सही है, लेकिन इसका रिलेशन सिंपल साइज और सैम्पलिंग प्रिसिजन के टॉपिक पे थोड़ा अलग है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि द फाइनाइट पॉपुलेशन शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इफ दे वर इनफाइनाइट फॉर सैम्पलिंग पर्पस। तो क्या कर रहा है कि फाइनाइट पॉपुलेशन को हमेशा इनफाइनाइट पॉपुलेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए सैम्पलिंग के लिए। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में हम फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं जो सैम्पलिंग में करेक्शन फैक्टर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी कर रहा है द कंसेप्ट ऑफ राइट सैम्पल साइज इररिलेवेंट इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि राइट सैम्पल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें रिलायबल और एक्यूरेट डेटा एनालिसिस मिलता है। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो ये हमने देखा। अगला सवाल देखते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आप हमारे मॉक टेस्ट को देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। वी आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला स्टैटिस्टिक्स, यस। देखिए, टीआरपी ऑफ अ टेलीविजन इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। बताइए टीआरपी कैसे निकाला जाएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से निकाला जाएगा। तो क्या लगता है आपको ये ऑप्शन? देखिए, टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसे सिस्टम से कैलकुलेट किया जाता है जो रैंडमली हाउस होल्ड को सेलेक्ट करता है ताकि उनका टीवी वाचिंग पैटर्न रिकॉर्ड हो सके। तो यह सिलेक्शन का मेथड जनरली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है जो रैंडमली पार्टिसिपेंट को कैलकुलेट करता है। फिर कह रहा है कि टीआरपी ऑफ अ टेलीविजन इज कैलकुलेटेड बाय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए, यह गलत है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक फिक्स्ड इंटरवल के बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट करता है, जो टीआरपी के केस में यूज नहीं होता है। टीआरपी मेजरमेंट में रैंडमनेस मेंटेन करना जरूरी है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सपोज द पॉपुलेशन विद n इज इक्वल टू 256। इसका मीन दे रखा है कितना? मीन दे रखा है n दिया हुआ है 256, ठीक है। मीन दे रखा है सिग्मा दे रखा है 18, पॉपुलेशन का मीन है। तो आपसे पूछा गया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बार कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन रूट n होता है। सिग्मा यहाँ पे 18 है और अंडर 256 करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे सैम्पल साइज 25 दिया हुआ है। सैम्पल साइज कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ओके, तो सैम्पल साइज 25 है, उसका आपसे पूछा गया है कि मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो n को 25 ले लीजिए और सिग्मा तो वही रहेगा, 18 ही रहेगा, राइट। तो पूछ रहा है कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्या कर रहा है कि यह सही ऑप्शन है, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो बराबर ही होता है, चाहे सैम्पल साइज कुछ भी हो। ऑप्शन डी कर रहा है कि सपोज द पॉपुलेशन विद n इक्वल टू 256 मीन इक्वल टू 18, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मीन ऑफ सैम्पल साइज 225 इज 16। मतलब मीन कर रहा है कि 16 होगा। गलत है, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, जो यहाँ पे 18 है, न कि 16। तो याद रखिएगा, टीआरपी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कैलकुलेट होता है और टीआरपी में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का कोई रोल नहीं होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। फिर क्या कर रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंसेप्ट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। प्लीज़ गो थ्रू इट। इसमें हमने 4 क्वेश्चन कंबाइन किए हैं और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किए और कुछ हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सैम्पलिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है
तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। धन्यवाद।